हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पढ़ा रही थी, जिसमें आप लोग के कई लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे। जो लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था कि सहमति किस तरह से स्वतंत्र होती है या स्वतंत्र सहमति क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके होने पर सहमति को स्वतंत्र नहीं माना जाता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। ये आज का आपका चैप्टर रहेगा, चैप्टर 8 जो है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यायोचित प्रतिफल होता क्या है, तो आपको पता होगा, प्रस्ताव रखा जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, वचन बन जाता है, वचनों का समूह क्या हो जाता है, ठहराव कहलाता है। तो उसमें क्या रहेगा कि तभी वचनों का समूह ठहराव बनता है जबकि उसमें एक न्यायोचित प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन होता है। आप किसी से किसी भी तरह का कोई भी अनुबंध कर रहे हैं, अगर कुछ भी लेन देन कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिफल तो होना चाहिए। आप मार्केट जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने पैसे दिए, किस लिए दिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो आपका प्रतिफल क्या हो गई, वो वस्तु हो गई। और साथ ही उसका जो शॉपकीपर होगा उसने आपको वो वस्तु दी, उसके बदले में उसको क्या मिला, जो आपने पैसे दिए उसका जो मूल्य था, प्राइस था, वो आपने चुकाया, वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया, प्रतिफल हो गया। तो इसलिए किसी भी अनुबंध में, कोई भी अनुबंध हो, उसमें प्रतिफल होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर प्रतिफल नहीं होगा तो वो अनुबंध भी नहीं होगा। तो ये आपका, अगर आप डेफिनेशन देखें हम प्रतिफल की, तो क्या हो जाएगी, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसके अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा उसके करने से विरत रहा हो या कोई कार्य करने अथवा उससे विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, व्रत या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। When at the desire of the promiser, the promises or any other person has done for abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something. Such act or abstentions or promises is called a consideration for the promise. यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि वचनदाता की, जो वचनदाता है उसकी इच्छा पर वचन ग्रहीता ने किसी कार्य को करने या व्रत रहने, दोनों ही कंडीशन है। हो सकता है कोई कार्य करने के लिए कहा गया हो या फिर कोई कार्य ना करने के संबंध में अनुबंध किया गया हो, तो वो वचन दिया जाता है, तो उसका जो उद्देश्य होता है उसके बाद वो उसका प्रतिफल बन जाता है। तो ये हो जाएगी भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार परिभाषा। या इसके अलावा हम देखें ब्लैकस्टोन के अनुसार एक डिफिनेशन जो है कि प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला पारितोषिक होता है। कंसिडरेशन इज रिकम्पेंसेंस गिवन बाय द पार्टी कंट्रैक्टिंग टू द अदर। बहुत अच्छी डिफिनेशन है, सिंपल सी समझ लीजिए कि अनुबंध करने वाला जो एक पक्षकार है दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के बदले में जो पारितोषिक देता है वही क्या हो जाता है, प्रतिफल हो जाता है। वही चीज़ जो भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाई कि शॉप से आप कुछ लेने जाते हैं तो आप उसके बदले में प्राइस चुकाते हैं, वो आपको क्या देता है, वो वस्तु दे देता है, तो उसके लिए प्राइस हो जाएगा उसका कंसिडरेशन, आपके लिए वो प्रोडक्ट हो जाएगा कंसिडरेशन। तो ये हो जाएगा प्रतिफल। अब देख लेते हैं कि जो प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कि जो भी वचन दे रहा है, जो वचनदाता है, उसकी इच्छा या प्रार्थना पर ही प्रतिफल होना चाहिए, तभी वो कंसिडरेशन माना जाता है। अगर उसकी इच्छा पर नहीं है तो उसका कानून की दृष्टि से कोई भी वैल्यू या मूल्य नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि मोहन है, उसका पुत्र है राम। अगर राम कहीं खो जा रहा है और उसमें कोई अदर व्यक्ति है सोहन, वो अगर राम को ढूंढ करके लाता है तो उसके बदले में, ढूंढ कर लाने के बदले में, वो किसी भी तरह के इनाम को पाने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोहन था उसने किसी भी तरह के इनाम की कोई भी घोषणा नहीं की थी। लेकिन अगर यहीं पर मोहन ने ये रखा होता कि जो भी व्यक्ति मेरे पुत्र को, राम को ढूंढ करके लाएगा, उसको मैं 1000 रुपये इनाम दूंगा, तो यहाँ पर अगर सोहन जो ढूंढ के लाता तो वो 1000 रुपये पाने का हकदार होता, अधिकारी होता। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस समय ये कंफर्म हो रहा है कि जो प्रतिफल होगा वो जो वचनदाता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कि अगर उसने इच्छा ऐसी व्यक्त करी है कि हाँ हम देना देंगे या उसी के बेस पर अनुबंध हम कर रहे हैं, तभी वो उसका मूल्य होता है। नेक्स्ट आ जाएगा, प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पर सीधे से समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि वचन ग्रहीता खुद दे। यहाँ पर पहले एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए, वचन ग्रहीता कौन होता है, वो व्यक्ति जो कि प्रस्ताव को स्वीकार करता है वचन ग्रहीता हो जाता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो प्रतिफल होगा, ज़रूरी नहीं है कि वचन ग्रहीता स्वयं ही करे, उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे स्वीकार कर सकता है। इसे ही रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको अगर हम एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझें, तो एक उदाहरण जो होगा कि कोई व्यक्ति था, उसने अपनी पुत्री को, अपने जो है डॉटर को, जो भी उसकी संपत्ति
संपत्ति थी वो सारी संपत्ति दी, लेकिन ये चीज़ कही कि वो उसकी जो डॉटर होगी वो एक निश्चित राशि को प्रतिमाह पर मंथ उनके भाई को देगी। तो उसने ये चीज़ स्वीकार कर ली लिखित रूप से। उसके बाद ये अनुबंध हो गया और उसने वो जो भी उसके पास संपत्ति थी वो उसको हस्तांतरित कर दी, दे दी अपनी पुत्री को। लेकिन यहाँ पर जो उसकी पुत्री थी उसने कुछ टाइम के बाद क्या किया, जो भी राशि डिसाइड करी थी वो देना बंद कर दी उनके भाई को। ये जो एग्जाम्पल है ये एक विवाद है चिंतैया बनाम रमैया का 1882 में ये एक विवाद आया था। ये वही विवाद है आपका। तो इसमें जो उन्होंने राशि देना बंद कर दी तो जो उनके भाई जो थे उन्होंने वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। तो न्यायालय ने इस पर यह निर्णय दिया कि जो पिता के भाई की ओर से जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया था, इस प्रतिफल दिया जा चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उनकी तरफ से उनकी पुत्री ने एक्सेप्ट कर लिया था। इस वजह से माना जाएगा कि ये प्रतिफल उनको किसी और तरह को पाने के उत्तरदायी नहीं होंगे और ना ही वो इसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रतिफल कुछ कार्य या वृत्ति या वचन हो सकता है। कंसिडरेशन में भी टू डू एक्ट आर ऑब्स्टेंट फॉर्म आर प्रोमिसेस। तो पहले मैंने बताया था कि प्रतिफल ज़रूरी नहीं कि कोई कार्य करना ही हो सकता है किसी कार्य से व्रत रहना भी हो सकता है, उसका वचन देना भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। एक वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, किंतु कानून की दृष्टि से उसका कुछ मूल्य होना आवश्यक होता है। अगर पक्षकार जो हैं उनमें आपस में जो सहमति है वो स्वतंत्र है तो वहां पर अपर्याप्त प्रतिफल के आधार पर भी वैध अनुबंध हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कार्य हो या कुछ भी हो तो वहाँ पर जो भी प्रतिफल होता है उसका वैधानिक होना अनिवार्य है। अगर अवैधानिक होता है तो वहाँ पर अनुबंध क्या हो जाएगा, सीधे सीधे व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भावी हो सकता है। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जरूरी नहीं कि जो अनुबंध किया जा रहा है उसका प्रतिफल फौरन ही मिल जाए, प्रेजेंट में ही मिल जाए, हो सकता है फ्यूचर में भी मिल सकता है। तो ये हो जाते हैं जो प्रतिफल होगा उसके कुछ लक्षण या फिर विशेषताएं। अब देखते हैं कि अवैधानिक प्रतिफल होता है उसके क्या उद्देश्य होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक वैध अनुबंध होता है उसके लिए जरूरी होगा कि प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक ना हो। अगर उसका प्रतिफल या उद्देश्य अवैधानिक है तो वहाँ पर अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तो वो परिस्थितियाँ कि जिसमें जो ठहराव होगा या अनुबंध होता है वो अवैधानिक माना जाता है वो क्या होंगी। पहली हो जाएगी यदि वह कानून द्वारा वर्जित हो। अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होगा वो लीगल नहीं है, वो कानून द्वारा वर्जित नहीं है तो भी क्या होगा, जो प्रतिफल होगा या अनुबंध होगा वो व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा यदि वह ऐसा है कि अनुमति देने पर किसी भी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा। इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इज परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। यानी कि किसी ऐसी तरह का है कि अगर उस पर हम अनुमति दे रहे हैं या अनुबंध वो बन जा रहा है तो किसी कानून की मान्यताओं को निष्फल कर देगा या किसी कानून का उल्लंघन हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रतिफल क्या हो जाएगा, अवैधानिक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा यदि वह कपटपूर्ण हो। इफ इट इज फ्रॉडेंट। अगर कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसी तरह का है जिससे कि दूसरे पक्षकार को कोई धोखा मिल रहा है या कोई दूसरा पक्षकार पीड़ित हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको पता ही है कि अगर एक पक्षकार पीड़ित हो रहा होता है तो उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा यदि उसमें किसी के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचती हो। इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर ऐसा प्रतिफल है जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पक्षकार को शारीरिक रूप से कोई हानि पहुंच रही है या उसकी संपत्ति को किसी तरह से हानि पहुंच रही है तो वहाँ पर भी अनुबंध क्या होगा, व्यर्थ हो जाता है। यदि न्यायालय उसे अनैतिक समझे। इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। तो अगर इस तरह का प्रतिफल है या उसका उद्देश्य है कि उसे कानून के अनुसार वो एक अपराध माना जा रहा है या अनैतिक है तो वहां पर भी अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा लोकनीति के विरुद्ध ठहराव। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एक ऐसा ठहराव किया गया है जिसका प्रतिफल या उसका उद्देश्य जो लोक नीति है उसके लिए बिल्कुल विरुद्ध है तो वहां पर भी अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, न्याय में बाधा डालना है, न्याय प्रणाली में अवरोधक ठहराव होते हैं, मुकदमे को अनुचित रूप से बढ़ाने वाले ठहराव हैं, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने का ठहराव है, व्यवहारिक धन लेकर नौकरी दिलाने के ठहराव हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि लोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम इतना पैसा दीजिए तो हम आप लोग को जो जॉब दिलवा सकते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी फ्रॉड होते हैं। तो इस तरह के ठहराव तो और भी इसमें आ जाएंगी बहुत सी चीज़ें। तो ये हो जाते हैं एक ऐसे ठहराव जिनका उद्देश्य और प्रतिफल क्या होता है, अवैधानिक होता है। तो आरंभ से ही क्या हो जाएंगे, तो इस तरह का अगर किसी तरह का ठहराव किया गया या अनुबंध किया गया है तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो प्रतिफल होता है कब न्यायोचित माना जाता है, या प्रतिफल क्या होगा, उसके लक्षण क्या होते हैं, या कब कोई भी प्रतिफल या उसका उद्देश्य जो होगा अवैधानिक हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा हमारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा
आपका चैप्टर 9, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।